हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मैं प्रतीक मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं रिम्स एकेडमी में। मैं आपको गणित की कक्षाएं यूपी बोर्ड की निरंतर लगातार आज से स्टार्ट करूंगा, जिसका आज हम लोग टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर भी दिया गया है। चलो टाइम ना लगाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं नंबर के बारे में। नंबर क्या होते हैं, नंबर किन्हें कहते हैं, या नंबर मतलब संख्या। गणना करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी नंबर दियो, जिससे हमारा एग्जाम्पल में जैसे उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं। संख्या गणना करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम 1, 2, 3, -1, -2, 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब गणना करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक रियल नंबर होते हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अवास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम लोग मतलब समित संख्याएं भी बोलते हैं। संख्या के प्रकार मतलब दो होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा वास्तविक संख्याएं। दूसरा होता है अवास्तविक संख्याएं या समित संख्याएं। इनको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। मतलब हम लोगों ने देखा होगा नंबर लाइन हम लोग बनाते थे कक्षा 6, 7, 8 में। मतलब 2 दिखाते थे, 3 दिखाते थे, 4 दिखाते थे। मतलब संख्या रेखा पर जैसे हमारा ये जीरो हो जाता था। इधर वाले हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, मतलब धनात्मक संख्याएं मतलब ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। इधर मतलब ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड, मतलब ये दाया हो गया, ये बाया हो गया। इधर हम लोग ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं, इधर हम लोग धनात्मक संख्या लिखते हैं। ये हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर तक जाता है, ये नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाता है। ये तो हम दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे। उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे 5 को दर्शा सकते हैं। 5 भी हमारी कैसी है, वास्तविक संख्या है। ये क्या है हमारी, ए भी वास्तविक संख्या है, ए भी है, ए भी है, ए भी क्या है, वास्तविक संख्या है। ये √2 लिखा गया, ये पाई। पाई की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू वैसे तो पाई के लोग 22/7 लिख देते हैं जब सॉल्व कर देते हैं। ये चीज याद रखना, ये संख्या होती है। अब आते हैं हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया गया वास्तविक संख्याओं के प्रकार। मेन चैप्टर तो हमारा यही है, वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम लोग मतलब संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं के प्रकार। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय मतलब रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। परमेय संख्याएं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू डज नॉट जीरो। पी अपॉन क्यू मतलब ऊपर वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं। जो नीचे लिखी जाती संख्या उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, मतलब हर बोलते हैं। ये हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ेंगे अभी आगे चल के, ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू लिखाओ। अब आता है अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या क्या होती है, √2 होती है, √3 हो गया, √4 नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान देना, √4 नहीं होगा क्योंकि ये रूट से वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि √4 क्या होता है, रूट के अंदर 2 मल्टीपल 2, इससे क्या हो गया, 2 बाहर आ गया कि नहीं आ गया। अब इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये 2 दिया गया, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं, तो ये हो गया कि नहीं होगा। तो √4 हमारा ही अपरिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये ध्यान में रखना कि सभी रूट वाली संख्याओं को नहीं लिखना होता अपरिमेय संख्याओं में, सिर्फ √2 हो गया, √3 हो गया, जिन्हें हम रूट से बाहर ना निकाल सके, जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, ये 8 बाहर नहीं निकलेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 सॉरी इसे ये √7 लिखा गया है, जिसे √8 लिखना है, √8 तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ये 2 बाहर आ गया, अंदर तो √2 ही लिखा गया, लेकिन ये रूट से बाहर निकला पूरी संख्या नहीं निकली, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब इनरेशनल नंबर है हमारा, क्या है, इनरेशनल नंबर है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, उदाहरण में 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 4 हो गया, माइनस का 6 हो गया, ये सभी क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब उदाहरण लिखें, जिससे 1/2 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 3/45 मतलब 3/45 कौन संख्या है हमारी, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, मतलब इनरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेशनल पढ़ते हैं, रेशनल नंबर है। माइनस का 700 दिया गया, ये भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 25 दिया गया है, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। √2 लिखा गया, जिसे सॉरी √2 कैसी संख्या है, ये रूट से बाहर निकल सकती है, नहीं निकल सकती, तो ये कैसी संख्या होगी, मतलब इनरेशनल नंबर होगा हमारा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी √2 हमारी। √2 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, ए भी हमारी अपरिमेय संख्या है। √7 भी हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इन दो संख्याओं में ध्यान देना, जिससे ये पाई दिया गया हमारा, जब पाई पूछा जाए तभी हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। कुछ लोग पाई की वैल्यू यहाँ ये लिख के क्या लिखते थे, 22/7 मतलब 22/7। सिर्फ अगर पाई दिया गया है, ऐसे सिर्फ पाई लिखा गया तभी हम बताएंगे ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 लिखा गया है, 22/7, ये ना करना कि इसकी जगह ये रख के सीधे लिख दिया परिमेय संख्या, नहीं। अगर ये पूछा जाएगा तो हम परिमेय संख्या बताएंगे, जैसे 22/7 पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2
2√3 हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्यू हमारा पी क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अभी हम लोग टाइप पढ़ेंगे आगे चल के, ध्यान देना पूर्णांक क्या होते हैं अभी ये बताएंगे भी। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं के प्रकार। अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। वैसे तो प्रकार हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, पूर्णांक हो गया हमारा। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। फिर हमारा भिन्न हो गया, जी लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक दशमलव हो गया जिसे हम लोग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। अब पूर्णांक वो अभी हमारे टॉपिक में नहीं, लेकिन हम बता देंगे किसी दिन भिन्न क्या होता है और दशमलव क्या होता है। अभी चलो आगे चल के बता देंगे, लेकिन सबसे पहले पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक हमारा मतलब इंटीजर्स ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं इनको बांटा जाता है, देखो ध्यान से। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? मतलब जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया हमारा, +4 हो गया। ये कैसे नंबर लाइन दिखाते हैं? -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको बांटा जाता है, बिल्कुल ध्यान देखना। धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। होल नंबर में 0 स्टार्ट होते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। प्राकृतिक संख्या हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। जो प्राकृतिक संख्या है इनको बांटा जाता है हमारा इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट में। इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट मतलब इवन मतलब सम संख्या, सम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, और कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या। ये हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि नहीं आए? बोलो जल्दी से। अब हम लोग एक, हमारी पहली थ्योरम ही दी गई चैप्टर में, हमारी दी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अर्थमेटिक फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याओं मतलब प्राइम नंबर के गुणनखंड के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। की पॉइंट्स देख लो इसके मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या होती है मतलब जो हमारा नंबर होता है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में किया जा सकता है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। भाज्य संख्या का अभाज्य रूप कोई भी भाज्य संख्या हो उसे केवल अभाज्य संख्याओं के रूप में, गुणा के रूप में बदला जा सकता है। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? यूनिक। इसका मतलब है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हमेशा कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं।
कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। जैसे उदाहरण में अभी हम देखेंगे, जैसे 30 का निकालना है, हमें निकालना है, जैसे 30 का हम लोग निकाल के देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे 15 आएगा, फिर 3 क्योंकि 2 से ये होगा नहीं, 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा। ये आया कि नहीं आया हमारा? 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 वही लिखा गया है, 2 गुणा 3 गुणा 5 है। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसके गुणनखंड करेगा तो 2 ही, 3 और 5 ही आएगा, और कोई नंबर नहीं आ सकते। बिल्कुल ध्यान देना, क्रम का कोई महत्व नहीं होता। अगर हम इसको अगर क्या लिख दें, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 लिख दें, चाहे 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 लिख दें, चाहे 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख दें, इससे कोई आएगा, क्या आएगा? 30 ही आएगा। क्रम का कोई महत्व नहीं होता। आप गुणनखंड को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। हम लोग अब आज अब पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस प्रमेय का प्रयोग। देखो जो भी हमने प्रमेय पढ़ी है, प्रमेय में दो बातें ध्यान देने वाली बात। एक, भाज्य संख्या का अभाज्य रूप, कोई भी भाज्य संख्या उसे केवल अभाज्य संख्याओं के रूप में, गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। अब जो अद्वितीय शब्द होता है ये यूनिक है। इसमें क्या, किसका मतलब होता है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमेशा क्या है, एक जैसे ही रहेंगे। मतलब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड एक जैसे ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक जैसे ही रहेंगे। जैसे हमारा 30 का किया गया, 30 का हमने करेंगे या कोई और करेगा तो यही आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 ही आएगा। क्या आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 ही आएगा। अब जो अभी हमने प्रमेय पढ़ी, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, हम दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। इस प्रमेय का अनुप्रयोग मतलब योग माने कक्षा 10 में, इस प्रमेय का, जो हमारी कक्षा 10 है, हम लोग 10 की क्लास देख रहे हैं, कक्षा 10 में इस प्रमेय का प्रयोग मुख्य रूप से दो चीजों में किया जाता है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ मतलब मासा, मतलब महत्तम समावर्तक, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात का गुणनफल, याद रखना, सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल। एचसीएम में याद रखना क्या होता है, सबसे छोटी घात का, और एलसीएम क्या होता है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ी, क्या होता है, सबसे बड़ी घात का गुणनखंड होता है कि नहीं होता है। एक अभी हम लोग निकाल के देखेंगे, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे उदाहरण देख रहे हैं, 24 और 36 का पहले मासा देखेंगे, फिर लासा देखेंगे। मासा 24 का, मासा देख रहे हैं 24 और 36 का, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दें या तो भाग विधि से निकाल दें। पहले हम लोग भाग विधि से करके देखते हैं। 24 का भाग करेंगे हम लोग 36 में, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का फिर डिवाइड करेंगे 24 में, कितने बार जाएगा, दो बार जाएगा। ये क्या आ गया, मासा आ गया हमारा, कितना निकला, ये तो हम लोग विधि देखते हुए आए। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि देखेंगे, क्योंकि चैप्टर में हमारा अभाज्य गुणनखंड ही दिया गया है। 24 और 36 का, 24 का गुणनखंड करते हैं भाई, 2 से काटेंगे 12 आएगा, 2 से किया इसको डिवाइड 6 आएगा, फिर 2 से किया 3 आया, फिर 3 से करेंगे 1 आया। ये हम लोग पहले से करना जानते हैं। 36 दिया गया है, 2 से किया 18 आया, 2 से किया 9 आ गया। अब 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आया। अब लिखते हैं 24 का, ये लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 का लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं। बिल्कुल ध्यान देना, अभी हम लोगों ने मासा में डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अभाज्य गुणनखंडों का
प्रत्येक संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ का मतलब अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात का गुणनफल। क्या कह रहा था? सबसे छोटी घात का गुणनफल। यहां इसको इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग? 2 की पावर 3 मल्टीपल 3। इसको कैसा लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीपल 3। आप देखो घात जानते हैं कि नहीं जानते हैं घात? यहाँ 2 की पावर 3 लिखा गया है, यहाँ 2 की पावर 2 लिखा है। यहाँ छोटी घात कहाँ है? यहाँ है कि नहीं है? तो 2 की पावर 2 हो गया। यहाँ 3 की पावर 1 है, सॉरी, अब यहाँ 3 की पावर क्या है? 2 है। ये 2 है कि नहीं है? छोटी घात कहाँ दिख रही है? ये दिख रही है हमारी। इसका मासा हमारा ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3। 2 की पावर 2 हमारा क्या हुआ? 4 हो गया। मतलब दो की घात 2 क्या हुआ? 4 हो गया। 3 की पावर 1 हमारा 3 क्या हो गया? 12 हो गया। आया है कि नहीं? समझ में आया? जल्दी से बोलो। अब हम इसी का क्या निकाल रहे हैं? लासा निकाल रहे हैं। देखो यहां से गुणनखंड यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड मतलब लासा। लासा क्या होता है? लासा क्या होता है? बिल्कुल ध्यान देना। लासा में हमने क्या पढ़ाया था? प्रत्येक संख्याओं के संबंध में, मतलब जो लासा दिया गया मतलब लघुत्तम समावर्तक दिया, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है लासा में। देखो यहां से, अब यहाँ 2 की पावर 3 है कि नहीं है? ये 2 की पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 की पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ 3 की पावर 1 दिया गया, 3 की पावर 2 दिया गया, तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 लिखा जाएगा। मतलब 2 की घात 3 हो गया, 3 की घात 2 हो गया। इसको क्या लिखेंगे? 2 की घात 3 को 8 लिखा जाएगा। इधर कितना हो गया हमारा? 9 हो गया, मतलब 9 हो गया। 9 8 कितना होता है? 72 हो गया। तो इसका लासा क्या आ जाएगा हमारा? 72 आ जाएगा। इसका जो मासा आएगा वो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अभी हमने लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी। प्रमेय कौन सी पढ़ी? ये अंकगणित के आधार की आधारभूत प्रमेय। इसमें एक फार्मूला होता है, वो थोड़ा ध्यान देना। क्या होता है हमारा? मासा गुणा लासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। सवाल में दो संख्याओं को गुणनफल दिया होगा, मासा दिया होगा तो लासा निकालना होगा, या फिर मासा दिया होगा तो लासा निकालना होगा, या ये दोनों चीजें दी होंगी तो गुणनफल निकालना होगा। दूसरे तरीके से हम ले सकते हैं इसको, मासा मतलब एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम मतलब लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दूसरी संख्या। अब इससे अगर दूसरी संख्या पूछी है तो हम लोग कैसे फॉर्मूला बना लेंगे इसी से? जैसे हमारे दूसरी संख्या पूछी जा रही है तो कैसे लिखेंगे? दूसरी संख्या बराबर मासा मतलब एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम मतलब लासा अपॉन पहली संख्या। अब एक एक दो सवाल करते हैं हम लोग। जैसे सवाल हमारा दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, मतलब हमारा प्रोडक्ट दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रहा है हमारा 36 दे रहा है। थर्टी सिक्स मतलब 36 दे रहा है। इसमें मासा हमारा 4 दे रहा है। लासा तुमसे पूछा जा रहा है, मतलब एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो लासा बराबर क्या होता है? अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मासा गुणा लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो लासा क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल
बटे में माशा, मतलब HCF। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया हमारा? 36 दिया गया है। यहाँ क्या लिखेंगे? 36 लिखेंगे। माशा कितना दिया गया? 4 दिया गया है। 4 से हम लोग क्या करेंगे? इसको काट देंगे, डिवाइड डिवाइड करेंगे, 9 बार जाएगा, तो लाशा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नहीं, आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो रिम्स एकेडमी को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाइए, जिससे टाइम से तुम्हें क्लास को प्रॉपर देखने को मिलती रहे। ये सीरीज हम लोग आगे चलाते रहेंगे। अगर आपका सपोर्ट और रहा तो हम लोग और भी सब्जेक्ट लेके आएंगे। अभी तो सिर्फ मैथ के लिए है। धन्यवाद।